Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, good morning. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Today we are going to discuss escape velocity, law of conservation of energy in this lecture. First we start from escape velocity. The word escape means free, meaning that if you are going to take out someone from some place to outside the place, then it is called escaping. In a similar fashion, every body is tied to earth by gravitational force. If you give a velocity such that the body is then no more influenced by the earth gravity, then it is called escape velocity. Escape कहते हैं बेटा निकलने को. अगर किसी बॉडी पर आप एनर्जी सर्व करें और वो एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो कि वो बॉडी को अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से आज़ाद कर दे, तो उसको हम escape velocity कहते हैं. So escape velocity can be defined as the minimum velocity given to an object or mass such that the object is completely liberated, free from the earth's gravitational pole is called escape velocity. वो कम से कम वेलासिटी जो एक बॉडी को दे दिया जाए और वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाए, इसको escape velocity कहते हैं. The minimum initial velocity given to an object such that the object is no more influenced by the earth gravity, no more attracted by the earth gravity is called escape velocity. Escape velocity इनिशियली अगर किसी बॉडी को आप ऐसे वेलासिटी देखो, अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो ये देख ज़मीन पे गिर जाता है छोटे कर्व में. अगर तेज़ फेंकते हैं तो थोड़ा सा कर्व बड़ा हो जाता है, और तेज़ फेंकते हैं तो थोड़ा सा कर्व और बड़ा हो जाता है. और अगर हम इस तरह फेंक लें, इस ऐसे वेलासिटी से फेंक लें जो कि अर्थ की ग्रेविटी से, यानी जो कि अर्थ के कर्वेचर के बराबर हो जाए, तो वो अर्थ के गिर्द गोल घूमना शुरू करेगा, अर्थ के गिर्द गोल घूमना शुरू करेगा. लेकिन अगर ये इस गोल घूमने वाली वेलासिटी को ऑर्बिटल वेलासिटी कहते हैं. लेकिन अगर हम वेलासिटी को और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये बजाय अर्थ के इर्द गिर्द घूमने के वो स्पेस में चला जाएगा, अर्थ की ग्रेविटी से वो निकल जाएगा. सिंपल बात ये है. और वो वेलासिटी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाए, उस वेलासिटी को एस्केप वेलासिटी कहते हैं. देखो, अगर आपने पत्थर छोटे वेलासिटी फेंक दिया तो छोटा कर्व बनाएगा, बड़े वेलासिटी से फेंक दिया तो बड़ा कर्व बनाएगा, और वेलासिटी बढ़ती जाएगी. एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वेलासिटी इतनी हो जाएगी कि जो कर्व होगा वो अर्थ के कर्वेचर के साथ क्या करेगा, मैच करेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा. जब फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है और वो बॉडी गोल दायरे में घूमना शुरू कर देगा. जब गोल दायरे में घूमना शुरू करता है तो वो एस्केप वेलासिटी नहीं होगी, वो ऑर्बिटल वेलासिटी है, क्योंकि अर्थ की इन्फ्लुएंस की वजह से ही ये घूम रही है. अब अगर हम ऑर्बिटल वेलासिटी से इसको ज़्यादा वेलासिटी दे दे तो ये अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा. तो उस आज़ाद होने वाली वेलासिटी को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलासिटी कहेंगे. So when you throw a stone, the curvature will be small. When you throw a stone with a higher velocity, the curvature will be big. A time will reach that the earth curvature and the path of the object curvature will match, and the object will rotate along a circular path. That rotating velocity is called orbital velocity. However, if we increase
velocity beyond orbital velocity, then it will be, the mass will be free of the Earth's gravity, and that escaping velocity, that velocity is called escape velocity. So, escape velocity in short can be defined as the minimum initial velocity given to an object such that the object is no more influenced by the earth gravity. ये वो कम से कम वेलासिटी है जो किसी बॉडी को दिया, अगर उससे ज़्यादा दिया जाए तो फिर तो एस्केप ही होगा, लेकिन वो कम से कम हद जिस पर ये एस्केप होता है उसको एस्केप वेलासिटी कहते हैं। फिर उससे अगर ज़्यादा दोगे तो और भी मतलब है कि फिर तो आज़ाद ही होगी। तो एस्केप वेलासिटी सिंपली ये होगी कि वो कम से कम वेलासिटी जो इब्तिदा में बॉडी को दी जाती हैं और वो बॉडी पर अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इसके लिए हम फार्मूला आज करते हैं, इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी थ्रो अ मास इट कम बैक्स टू द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो अर्थ ग्रेविटी की। हाउएवर इफ वी प्रोवाइड मच हायर एनर्जी टू द मास it will not come back to the earth. Again, the initial velocity that makes the mass completely free of earth's pull is called escape velocity. इसको हम फिर क्या कहते हैं, escape velocity कहते हैं। यानी vi is equal to v escape is the initial velocity given to the mass m to free it from earth gravity. और r जो होता है बराबर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस जितनी हाइट से आप लेना चाहते हो। अगर अर्थ की सरफेस से लेना चाहते हो तो r इज इक्वल टू आर ई होगा, और अगर किसी हाइट से बॉडी को आप आज़ाद करना चाहते हो तो आर ई प्लस एच होगा। इज़ द डिस्टेंस ऑफ मास, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड will be converted into absolute gravitational potential energy. Absolute gravitational potential energy. पिछले लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा था कि U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर, माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। तो अगर किसी पॉइंट पे एनर्जी माइनस जी एम ई एम बाई आर है तो उसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए इसको प्लस जी एम ई एम बाई आर एनर्जी देना होगी। तो देखो माइनस जी एम ई एम बाई आर प्लस जी एम ई एम बाई आर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी अगर किसी पॉइंट पे ग्रेविटी के अंदर पॉइंट है तो हमने कल पढ़ा था या इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बराबर होती है माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर। तो अगर हम उसको प्लस जी एम ई एम बाई आर एनर्जी दे दे तो वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं वो कन्वर्ट होती जाएगी किस चीज़ में, पोटेंशियल एनर्जी में। और जो हाफ एम वी स्क्वायर एस्केप क्या होगा, जी एम ई एम बाई आर प्लस जी एम ई एम बाई आर के बराबर होगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम देते हैं वो जब ग्रेविटी से हम बाहर निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगी जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर की। तो हाफ एम एम कट जाएगा, हाफ वी स्क्वायर एस्केप जी एम ई एम बाई आर आ जाएगा। तो वी स्क्वायर एस्केप आ जाएगा टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। तो वी एस्केप क्या आएगा, टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। तो वी एस्केप इज़ अ इनवर्स फंक्शन ऑफ वन ओवर अंडर रूट आर, वन ओवर अंडर रूट आर। अब देखो हमें पता है कि जी जो होते हैं जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी इज इक्वल जी बाई जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे जी एम ई क्या आ जाएगा, जी एम ई आ जाएगा, जी आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस जी एम ई की जगह हम क्या लगाते हैं, जी आर स्क्वायर लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, वी एस्केप इज इक्वल टू टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। एक आर कट जाएगा इसके साथ तो टू जी आर अंडर रूट आ जाएगा, और ये टू जी और आर किसके बराबर है, आर ई प्लस एच के बराबर है। सो इफ दिस मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देन एच इज ज़ीरो। एच क्या होगा, ज़ीरो होगा। एंड वी एस्केप टू जी एम ई बाई आर ई या टू जी आर ई आ जाएगा। और कैलकुलेशन के बाद ये क्या आ जाएगा, ये वी एस्केप पुटिंग कर लो तो 11,000 मीटर पर सेकेंड या 11 किलोमीटर पर सेकेंड। सो अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए किसी भी मास को, बड़ा हो छोटा हो, 11 किलोमीटर पर सेकेंड की मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी, मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी। यू हैव ऑब्जर्व्ड
that escape velocity is independent of the mass of the object. It does depend upon the mass of the planet, but doesn't depend upon the mass of the object. Whether the mass of the object is small or large, but escape velocity will be same for huge mass or smaller mass. And if the planet is Earth, then from Earth's surface, if you want to liberate a body, to escape a body, then you will have to give a minimum velocity of 11 km per second. If it is greater than that, well, it will be definitely escape of the Earth. But the minimum requirement, the minimum threshold velocity required to take out the body from the Earth gravity to outside the gravity is 11 km per second. तो किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से निकालने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी देनी होगी। तो बस ये हो गया कि एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, प्लैनेट पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ का इन्वर्स रिलेटेड है। आप कहेंगे कि इधर तो आपका आर ऊपर आ गया ना, नहीं ये नहीं, लेकिन अगर आप जी के अंदर वैल्यू डाल लें तो उससे फिर आर क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द square root of the distance from the center of the earth, is inversely related to the square root of the distance from the center. आप कहेंगे कि ये तो 2gr आ रहा है इधर ना, तो 2gr तो है, लेकिन आपने जब भी किसी चीज़ के साथ रिलेशन होता है तो हर एक चीज़ को खुला रखना होता है, छोड़ना, हर एक चीज़ को ओपन करना होता है। जिस तरह जी है, जी किसके बराबर होती है, जी me/r², तो आर कट जाएगा, नीचे आर रह जाएगा, तो फिर आर नीचे आ जाएगा। सो ये कभी नहीं कहना कि वी एस्केप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ आर। वी एस्केप इज़ द इनवर्स फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जनाब हम रॉकेट्स वगैरह, स्पेसशिप वगैरह को जब ज़मीन से ऊपर भेजते हैं तो उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उसको अगर इतनी वेलोसिटी दिया जाए, फ्यूल उसमें उसी के मुताबिक भरा जाता है। अगर ज़मीन के सरफेस से ले जाया जाता है तो फ्यूल ज़्यादा भरा जाएगा, अगर ज़मीन के सरफेस से ऊपर से ले जाया जा रहे हैं तो फ्यूल उसमें कम भरा जाएगा। ये इसलिए कि हमारी जो मनी है वो क्या रहे, वो ज़ाया ना हो जाए। तो बेसिकली इस मकसद के लिए है। तो बस सिंपल बात ये होगी कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी बॉडी को दी जाती हैं, तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर असर नहीं करता। ये जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ हेल्ड बाय अर्थ बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी, ऑक्सीजन वगैरह जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, तो वो ज़मीन से एस्केप नहीं कर सकता। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसकी मेन वजह यह है कि मून का मास कम है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, वो कम है। आई थिंक 4.2 किलोमीटर पर सेकंड समथिंग है, बट चेक इट। लेकिन ये होगा कि मून के सरफेस से ये ऑक्सीजन वगैरह जो है इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, 4.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है, तो वो ऑक्सीजन वगैरह उसके सरफेस से एस्केप कर जाता है, तो वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। सो एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड टू अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। और इसकी जो गैसेस उसमें मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उसकी वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड से कम होती हैं, इसीलिए वो स्टे करते हैं अर्थ पे। तो ये है एस्केप वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स को जब पैदा किया तो कहते हैं कि इसमें जितनी एनर्जी हैं वो अशकाल तो तब्दील करेगी, लेकिन अगर उसको सम अप करोगे तो उतनी ही एनर्जी के बराबर होगी जो इब्तिदा में अल्लाह ताला ने क्रिएट की है। यानी यूनिवर्स के अंदर एनर्जी की मिकदार न तो बढ़ती हैं और न तो घटती हैं। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आप मैकेनिकल और फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी द सेम। टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। सो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये हैं
और या आप ये कह सकते कि एनर्जी कैन बी changed from one form to another form, but its total value stays constant. Energy can be transformed from one form to another form, but its total amount remains constant. माचिस है और उसके अंदर जो थोड़ा सा वो लगा होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उसको हम क्या कर लेते हैं, जला देते हैं, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होती है उससे हम उतनी लाइट और हीट और साउंड एनर्जी जो है मिल जाती हैं। तो लाइट, हीट और साउंड को इकट्ठा करो तो वो वही माचिस की तीली की जो जिसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती हैं वो उसके बराबर होगी। दैट इज़ व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जनाब द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये जो कहें देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आप हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल एनर्जी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये देखो, अगर आपके पास है एक मास m और ये मास m जो है वो नीचे गिर रहा है फ्रॉम A to B एंड देन टू C, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A एंड B एंड C। फ़र्ज़ करें कोई मास m है जो A से B से C की तरफ गिरता है, तो हमने पॉइंट A पर, पॉइंट B पर और पॉइंट C पर इसकी टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना है और देखना ये है कि क्या तीनों मुकामात पे ये एनर्जी सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हम उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे। सो अ फॉलिंग मास हैज़ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इट्स टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी E इज़ इक्वल टू KE प्लस PE हाफ mv² प्लस mgh। Energy can be converted from one form to another form, but its total value is always constant. For example, chemical energy can be converted into electrical energy and electrical into mechanical energy, but its total amount remains the same. इसकी टोटल अमाउंट क्या रहती है, सेम रहती हैं। आपके पास 20 जूल एनर्जी हैं, वो 3-4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई, तो वो 3-4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप ऐड करोगे तो वो भी 20 के बराबर होगी। अब देखो ये वो केस हैं जिसमें फोर्स एयर फ्रैक्शन वगैरह को हम इग्नोर करते हैं। बॉडी है पहले पॉइंट ए पर है, रेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट ए पर उसकी टोटल एनर्जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ई ए क्या आ जाएगा, पी ई ए आ जाएगा प्लस के ई ए आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए हाफ mv² ए प्लस mgh। चूँकि वी ए ज़ीरो है पॉइंट ए पर, सो ई ए क्या आ जाएगा आपके पास mgh आ जाएगा। दैट इज़ द टोटल एनर्जी the body is having at point A. Now the body is released from point A. जब बॉडी को रिलीज़ कर दिया गया तो a part of potential energy is converting into kinetic energy. So at point B the body has both kinetic energy as well as potential energy. So if you come to point B, then kinetic energy at B plus potential energy at B, so kinetic energy at B is equal to half mv² प्लस mg। ये देखो ये ज़मीन से कितना फासला है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh माइनस x होगी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x आ गया है तो ये सारा किसके बराबर है, h के बराबर है। तो अगर इस h से मैं x को निकालूँ तो ज़मीन से पोजीशन क्या होगी, h माइनस x होगी। तो इसलिए मैंने mgh माइनस 1 लिख दिया है। तो हाफ mv² प्लस mgh माइनस mgx। नाउ हम क्या करेंगे, Vb को निकालेंगे। क्या करेंगे, Vb को। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। तो x इसकी जगह x है तो 2gx है, चूंकि एक्सेलरेशन g के बराबर है, फ्री फॉल मोशन है, तो 2gx इज इक्वल टू v² माइनस v²a। एज va इज ज़ीरो, चूंकि va ज़ीरो है तो 2gx इज इक्वल टू v²b है। तो अब इस इक्वेशन में v²b की बजाय आप क्या लगा दो, v²b की कीमत ये 2gx लगा दो। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा EB 2mgx/2, ये देखो उसमें मैं कीमत लगा रहा हूँ, प्लस mgh माइनस mgx, तो 2 कट जाएगा, ये 2 कट गया, ये देखो। तो ये क्या आ गया, mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो mgx और mgx क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगेन यू सी दैट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कम्स आउट टू बी mgh। तो टोटल एनर्जी mgh के बराबर है। टोटल एनर्जी नाउ
At point A, there was only energy, that was potential energy. Now at point B, there is a potential energy as well as kinetic energy. But if you sum up together, if you sum them together, again you see EB is equal to mgh. EB किसके बराबर आ गया? mgh के बराबर आ गया. तो जब आप देखें कि पॉइंट ए पर भी एनर्जी वही है, पॉइंट बी पर भी एनर्जी वही है. नाउ व्हेन द मास इज जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट किसिंग द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, द वेलोसिटी एट पॉइंट सी इज vc. वेलोसिटी जो है क्या है? vc के बराबर है. तो अगर आप देख लें एट पॉइंट सी एच ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ? क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो हो जाएगी. तो आप देखें एनर्जी एट सी इज काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी, लाइक यू हैव डन फॉर पॉइंट बी, दैट विल बी हाफ mv² प्लस mg. और h अब ज़ीरो हो गया चूँकि बॉडी ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल छूती हुई आ रही हैं, टच कर रही हैं ऑलमोस्ट. तो क्या आ जाएगा? हाफ mv²c. अब हमने क्या करना है? v²c को कैलकुलेट करना है. किसको कैलकुलेट करना है? v²c को. तो वही वाला इक्वेशन. अब चूंकि बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ h फासला ट्रेवल कर दिया. कितना ट्रेवल कर दिया? h. जब h ट्रेवल कर दिया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2gh अब आ जाएगा हमारे पास. क्या आ जाएगा? 2gh. ये देख रहे हो, 2 इज इक्वल टू v²c माइनस v²a. तो va क्या है? ज़ीरो के बराबर है. दस 2gh इज इक्वल टू v²c. तो 2gh क्या है? v²c. अब ये v²c में कीमत लगा लो. तो EC हाफ mv²c है. तो 2mgh/2 2 कट जाएगा और ये mgh आ जाएगा. आपने इक्वेशन ए में देखा कि एनर्जी एट ए जो है वो क्या है? mgh है. एनर्जी एट बी जो है वो भी एट mgh आ गया. एनर्जी एट सी वो भी mgh आ गया. तो क्या मतलब हो गया? अगर ए रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रैक्शनल फोर्सेस नहीं हैं, यानी रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हर मुकाम पर आपने एनर्जी कैलकुलेट की, वो एनर्जी सेम आएगी. पॉइंट ए पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी तो mgh के बराबर थी टोटल एनर्जी, और पॉइंट बी पर पोटेंशियल भी थी, काइनेटिक भी थी, तो दोनों का जो सम कर दिया वो भी mgh के बराबर है. पॉइंट सी पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो है, लेकिन उसकी मकदार भी इब्तिदाई एनर्जी mgh के बराबर है. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एनर्जी इज़ बीइंग कंजर्व्ड. एनर्जी एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकती हैं, मगर उसकी कुल मकदार वही रहेगी. फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल है, वो 20 जूल एनर्जी उसमें पाई जाती हैं. तो जब गाड़ी आप चलाते हैं तो कुछ जो है मैकेनिकल एनर्जी में, कुछ काइनेटिक एनर्जी में, कुछ साउंड एनर्जी में, कुछ उसमें, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का आप दोबारा इकट्ठा कर लें तो वो फिर भी उसी 20 जूल एनर्जी के बराबर होगी जो कि पेट्रोल के अंदर पहले से पाई जाती थी. सो दैट इज़ व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं. सो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए रेजिस्टेंस इज इफ. जब ए रेजिस्टेंस मौजूद होता है, ये तो हमने वो सिचुएशन किया कि जब ए रेजिस्टेंस पाया जाता हो. अब बॉडी के अंदर जो फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई एनर्जी है तो वो एनर्जी दो काम करेगी. एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक जो है एयर के अगेंस्ट काम करेगी. When the mass is released from height h, the potential energy start converting into kinetic energy along with the part of it is used against air resistance. यानी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक में चेंज हो जाएगा और कुछ हिस्सा एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करेगा. फ़र्ज़ करें बॉडी में एक हाइट पे 20 जूल एनर्जी है. अब बॉडी नीचे आ रही तो 18 जूल जो है या वो कन्वर्ट हो रही काइनेटिक में, तो 2 जूल जो है वो वर्क करेगी अगेंस्ट फ्रैक्शन. तो 18 + 2 फिर 20 आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, लॉस ऑफ PE जब नीचे से गिराया जाता है तो गेन इन KE प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. तो PE = KE + WF हाफ mv² और प्लस F.H. F और H के दरमियान एंगल 180 होगी. तो ये नेगेटिव वर्क होगा. क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा. यानी अ पार्ट ऑफ योर यूजफुल एनर्जी विल बी यूज्ड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस. So in case of body is thrown upward, when thrown upward, then kinetic energy will be decreasing and potential energy will be along with that work will be done against air resistance.
सो हाफ एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच प्लस एफ डॉट एच, ये है. Now what are the limitations of law of conservation of energy? This law is only applicable in mechanics. In case of Einstein mass equation, E is equal to mc square. Energy and mass are convertible. आप mass को energy में और energy को mass में convert कर सकते हो. Nowadays, it can be appropriate to say that the sum of mass and energy in the universe is always the same. पहले हम कहते थे एनर्जी इज कंजर्व, हम कहते थे द सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड. अगर कोई जिस तरह फिशन फ्यूजन वगैरह में देखते हैं कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जितना मास जितनी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, अगर दोबारा उसी एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट करें तो उतना ही मास हमें दोबारा मिलेगा. तो इसको ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आजकल हम ये कहें कि द सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, इज़ ऑलवेज द सेम. तो ये है आपके पास क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और उसके लिमिटेशन हमने कहा कि सिर्फ ये मैकेनिक्स में आमतौर पर जो हम कहते हैं अप्लाई होता है, लेकिन जहाँ पर आप हाई एनर्जी फिज़िक्स में चले जाते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चले जाते हैं, आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर है, तो एनर्जी और मास जो है वो इंटर कन्वर्टेबल हैं. 1 ग्राम मास से फ़र्ज़ करें आपके पास 200 मेगा जूल एनर्जी मिलती है, तो 200 मेगा जूल एनर्जी अगर आप मास में कन्वर्ट करना चाहें तो उससे उतना ही मास आपको मिलेगा जितना कि इसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट दी limitations of the law of conservation of energy.